नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो पूरी तरीके से ग्रामीण भारत में जल और स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित है। लेकिन इससे पहले इस पूरे वीडियो को देखें तो पहले हम ये जान लें कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी यानी कि इसकी उपयुक्तता यानी इसकी प्रयोज्यता क्या है, इसका लाभ कहाँ तक है। तो अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एसए वाला पेपर होता है उसमें एक टॉपिक होता है सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय। तो उससे रिलेट करके हम इस टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन एक यानी जीएस पेपर 1 होता है उसमें आप देख सकते हैं सामाजिक पहलू। जो सामाजिक पहलू में जैसे एक टॉपिक यहाँ पर है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। इसके अलावा जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय। इसके अलावा ये जो एक टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, तो इससे हम रिलेट करके देख सकते हैं आज वाला पूरा का पूरा टॉपिक। इसके अलावा जब जीएस पेपर 2 में आएंगे तो उसमें एक विषय आता है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। इसमें आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस में लास्ट में यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है स्वास्थ्य लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है इसके ऊपर अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। कुल मिला के अति संवेदनशील जो वर्ग हैं उनसे संबंधित जो बातें हो सकती हैं, और मानव संसाधनों से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। तो इन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए हम आज वाला वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। इसके अलावा यदि हम जीएस पेपर 3 में आएंगे तो उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें एक टॉपिक आता है योजना। उसके अलावा समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, और फिर इसी में ही और भी टॉपिक आ जाते हैं जैसे आपके बुनियादी ढांचा से संबंधित विषय हो गए। तो इन सब से हम रिलेट करके आज वाला पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आयु और इस पर रहने वाले जीवों का अस्तित्व बरकरार रखने में जल एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बिना हम स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन और आजीविका के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता नितांत आवश्यक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसमें करीब 139 करोड़ से अधिक नागरिक रहते हैं। भारत में जल की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी है, इसकी मांग की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में है। भारत वैश्विक स्तर पर जल और स्वच्छता के विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या करीब 5 करोड़ 38 लाख है। तो ये कुछ फैक्ट्स यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक कि भारत में नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या कितनी है, तो 5 करोड़ 38 लाख है। और ये संख्या जो है वो पिछले साल 2020 में करीब अक्टूबर माह में इतनी थी। तो आप वर्तमान में 2021 में यदि इसको देखेंगे तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, तो 6 करोड़ तक भी हो सकती है। तो यू कैन अपडेट इट फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ ग्रामीण विकास मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर 2020 तक देखें तो नल कनेक्शन की संख्या वो 5 करोड़ प्लस थी, 5 करोड़ 38 लाख। और खुले में शौच से मुक्ति पाने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के सतत प्रयास से 10 करोड़ 64 लाख घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2014 में की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2 अक्टूबर 2019 तक पहला फेज़ था। फिर 2 अक्टूबर 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक का ये दूसरा फेज़ है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे काम किए जाने की बात है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय वगैरह बनाने की बात की गई थी, और सेकंड फेज़ में ये था कि उसकी रेट्रोफिटिंग की जाएगी और जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रदान किया जाएगा। एक गड्ढे वाला टॉयलेट है तो उसके 2 गड्ढे वाला बना दिया जाएगा। तो ये सब बात सेकंड वाले फेज़ में है। लेकिन पहले वाले फेज़ में देखा जाए तो फर्स्ट फेज़ में यानी कि अक्टूबर 2020 तक यदि देखें या 2019 तक देखें
तो 10 करोड़ 64 लाख घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया गया है। 6 लाख गांवों, 706 जिलों और 36 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त यानी ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया है। तो कुछ फैक्ट्स ये फिर से कि 6 लाख गांव, 706 जिले, 36 राज्य संघ शासित राज्य, इन सब ने अपने आप को ODF घोषित कर दिया है 2 अक्टूबर 2019 को। इस अभियान से जनमानस में स्वच्छता के प्रति आया बदलाव दर्शनीय है। भारत की विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं ने समाज में जल और स्वच्छता के प्रति एक अहम भूमिका निभाई है। इन संस्थाओं ने आर्थिक, तकनीकी और जागरूकता अभियान के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों में सुरक्षित पेयजल और उचित स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। विकसित भारत के न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक हैं, बल्कि शहरी लोग भी जल और स्वच्छता योजनाओं के प्रबंधन के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। ऐसी संस्थागत व्यवस्था हर एक वर्ग के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होती है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से हमें बचाने में स्वच्छ जल और स्वच्छता के विभिन्न आधारभूत प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रकार की महामारी जब होती है तो उसमें स्वच्छ जल, स्वच्छता, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो देश में उपलब्ध होनी चाहिए। 5 साल पहले यानी कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय हाथ धोने के एक महत्वपूर्ण संदेश को स्थापित किया गया था कि हैंड वॉश ज़रूर किया जाए, और कोविड काल में भी जो हैंड सैनिटाइज करने की परंपरा है वो बड़ी तेज़ी से चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सभी के लिए साफ पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और इसका स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना हम सभी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की शुरुआत की गई है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा हर घर जल यानी कि जल जीवन मिशन। इस अभियान को और बल मिले इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों ने भी भिन्न भिन्न नामों से कार्यक्रमों की शुरुआत की है, ताकि जल जीवन मिशन या जो स्वच्छ भारत मिशन है इसको और तेज़ी से बढ़ाया जा सके, क्योंकि साफ़ सफाई ये सारे विषय जो है वो राज्य की निगरानी में होते हैं, राज्य के प्रबंधन में होते हैं, राज्य का विषय है एक प्रकार से ये। तो जैसे बिहार ने एक कह लें योजना बनाई है, कार्यक्रम बनाया है, जिसका नाम है संपूर्ण स्वच्छता अभियान और स्वजल धारा। उत्तर प्रदेश ने बनाया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। मध्य प्रदेश ने नल जल योजना बनाया है। महाराष्ट्र ने संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान। कर्नाटक ने अमृत जल योजना या ग्राम विकास योजना के नाम से बनाया है। अगर हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से देखें, अस्थाई विकास लक्ष्य यानी SDG, जिसको धारणीय विकास लक्ष्य बोल सकते हैं, तो SDG 6.1 लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और सस्ते पेयजल को सार्वभौमिक और समान रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दर्शाता है। तो SDG जो 6 है उसमें भी जो पहला वाला लक्ष्य है वो क्या है कि 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और सस्ते पेयजल को सार्वभौमिक और समान रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। 2019 के 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि SDG 6 किससे संबंधित है। तो SDG 6 जो है वो सुरक्षित और सस्ते पेयजल से संबंधित है। हालांकि यह एक कठिन लक्ष्य है। वर्तमान महामारी ने सरकार को स्वच्छ पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार ने महामारी से कुछ महीने पहले पानी के संकट को दूर करने की इच्छा और दृष्टि का प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ODF लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद देश के बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए भी कमर कस ली है और यह घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 3.5 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन के लिए 3.5 ट्रिलियन खर्च किए जाने की बात कही गई है, जिसका उद्देश्य सभी को वर्ष 2024 तक पीने का पानी हर घर में उपलब्ध कराना है।
तो प्रीलिम्स में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ष तक पानी, जो पीने वाला पानी है, सभी को मिल जाए, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है, सभी को पानी मिले 2024 तक लक्ष्य रखा गया है, सभी को आवास मिले 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। इसी तरीके से अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2024 तक इसका सेकंड फेज़ समाप्त करने की बात कही गई है। तो ये था इसका थोड़ा परिचय के रूप में बातें। अब हम समझें कि जल और स्वच्छता का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। जल और स्वच्छता प्रबंधन में यदि सामुदायिक स्तर पर सहयोग सुचारू रूप से किया जाए तो परिवर्तन निर्धारित समय से पहले भी हो सकते हैं। यानी इसमें जो सामुदायिक भावना है उसका प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट जल संसाधनों से संबद्ध विभिन्न योजनाओं की गतिविधि है। इस गतिविधि के अंतर्गत जल उपयोग की योजना, विकास, वितरण और प्रबंधन की क्रियात्मक गतिविधि को दर्शाया गया है। जल हम सभी की बुनियादी आवश्यकता है। पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। साफ पानी की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए कुशलता से प्रबंधित कर साफ पानी को बचाया जा सकता है। ग्रामीण जल प्रबंधन अक्सर सामुदायिक भागीदारी द्वारा तय की गई नीतिगत प्रबंधन योजना के माध्यम से सफल होता है, क्योंकि नीति निर्माताओं द्वारा जनमानस की राय और विशेषज्ञों के सुझाव अक्सर लिए जाते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की, जिसे 2 चरणों में चलाया गया। तो जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? 2019 में। कितने चरणों में चलाया जाएगा? 2 चरणों में। प्रथम चरण जो है वो 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक था सभी राज्यों में, और द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक था। ये मानसून समाप्त होने के बाद वाले राज्यों में। इस अभियान के तहत जल संचय पर जोर दिया गया। यह एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है। अभियान के दौरान भारत सरकार के अधिकारियों, भूजल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न ज़िलों जहां जलस्तर की सबसे अधिक कमी थी, उन ज़िलों में राज्य और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए 5 लक्षित हस्तक्षेप के त्वरित कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित करके काम किया। JSA यानी जल शक्ति अभियान का उद्देश्य विभिन्न जल संरचनाओं का संरक्षण और व्यापक संचार के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड 2017 के अनुसार देखें तो महत्वपूर्ण या अत्यधिक दोहित भूजल स्तर वाले ज़िलों, गंभीर और भूजल का अधिक दोहन करने वाले राज्यों के लिए तथा शेष ज़िलों की तुलना में भूजल की कम उपलब्धता वाले विभिन्न राज्यों के ज़िलों का चयन किया गया था। इसमें 5 लक्षित हस्तक्षेप हैं। पहला, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन। दूसरा, पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों का नवीनीकरण। तीसरा, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं। चौथा, वाटर शेड विकास। और 5वां, गहन वनीकरण। इस मिशन में लगभग 1500 ब्लॉकों की जल संरक्षण से संबंधित स्थितियों में सुधार किया गया है। जल संरक्षण संबंधित केंद्रीय कार्यक्रमों में 254 जिलों में घट रहे जल स्तर पर जोर दिया गया है। जल शक्ति अभियान का एक प्रमुख आउटपुट जिला जल संरक्षण योजना विकसित करना है। यह अनिवार्य रूप से जल के उपयोग, संरक्षण, पुनर्भरण और बेहतर उपयोग की रणनीति है। जिला जल संरक्षण योजना ब्लॉक स्तर की संरक्षण योजनाओं के संकलन के आधार पर विकसित की गई है, जो अनिवार्य रूप से ब्लॉक के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों यानी कि GP के जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा देती हैं। जिला जल संरक्षण योजना के गठन
में कुछ उद्देश्य शामिल किए गए हैं। जो जिला जल संरक्षण योजना है उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पहले देख लें थोड़ा सा। पहला, सभी संबंधित विभागों की पहचान करना और उन्हें जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना, जैसे पंचायती राज, पेयजल, कृषि, सिंचाई, बंदोबस्ती बोर्ड आदि। दूसरा, तस्वीरों के साथ जियो टैगिंग और स्थान के अन्य विवरणों के साथ ग्राम पंचायत, ब्लॉकवार जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं की एक सूची बनाना। तीसरा, इन संरचनाओं में से प्रत्येक की कार्यक्षमता की स्थिति निर्धारण करना। चौथा, संरचनाओं की संख्या और उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना। और पांचवा, लागत मूल्यांकन के साथ गैर कार्यात्मक संरचनाओं के पुनः उपयोग करने की व्यवहार्यता निर्धारित करना। इसके बाद उन योजनाओं या कार्यक्रमों की पहचान करना जिनके तहत संस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर पुनः कार्यक्रम चलाया जा सकता है। इसके बाद वार्षिक लक्ष्य तय करने चाहिए ताकि हर संरचना जो गैर कार्यात्मक हो और जहां संरचना को पुनः शुरू करने की संभावना मौजूद हो उसे समयबद्ध तरीके से कार्यात्मक बनाया जाए। इसके अलावा सभी सरकारी स्वामित्व वाले इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं होनी चाहिए। और फिर निजी स्वामित्व वाली इमारतों के मालिकों को जल संचयन संरचनाओं के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास तीव्र होना चाहिए। फिर स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायतें जल विभाजक संरचनाओं वाले भवनों के मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कर व्यवस्था जिससे वे नीतिगत हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगला, संरचनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा संबंधित विभाग द्वारा सभी पहचान की गई संरचनाओं का मानसून के दौरान निरीक्षण और रखरखाव अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा जल संरक्षण योजना के हर क्षेत्र में शोधन और पुनः उपयोग से जल के उपयोग की कुशल प्रणालियों में बदलाव होता है। तो ये सारी बातें की गई हैं ज़िला स्तर, क्षेत्र पंचायत के स्तर और ग्राम पंचायत के स्तर पर। ये सब काम किए जाएंगे, सब रोल होंगे अलग अलग लोगों का और जिसका जो है बार बार उसकी जांच पड़ताल भी चलती रहेगी। अब समझ लें कि JSA का रोल आउट क्या है। JSA रोल आउट यानी कि जल शक्ति अभियान का रोल आउट क्या है। उपरोक्त सभी हस्तक्षेप 254 जिलों में लागू किए गए हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 254 अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, 400 उप सचिव निदेशक, भारत सरकार के 400 तकनीकी अधिकारियों को कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया हेतु उत्तरदायी बनाया गया। यानी जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन सबको प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम का भी गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। प्रत्येक अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को एक जिला आवंटित किया गया जिसे केंद्रीय नोडल अधिकारी भी कहा जाता है। अभियान में शामिल होने वाले अन्य समूह कौन कौन से थे तो उसको हम पूरा देख लें कौन कौन से समूह इसमें उपस्थित थे। तो उसमें पहला था 180 सहायक सचिवों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान आवश्यक कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया और अभियान को सफल बनाया। दूसरा, जिला कलेक्टर द्वारा नामित स्थानीय कॉलेजों के इंजीनियरिंग छात्रों को अभियान से जोड़ा गया जिन्होंने फिर ज़िलों में इसे लागू किया। तीसरा, जिला कलेक्टर द्वारा नामित स्थानीय NGO आवश्यक सामुदायिक लामबंदी IEC आदि में शामिल हुए। फिर चौथा, जल क्षेत्र में राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ प्रतिष्ठित NGO भी राज्यों द्वारा शामिल हुए। छठा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्कूली इको क्लब और स्कूली छात्रों को भी ब्लॉक स्तर की टीमों में शामिल होने के लिए जुटाया गया। फिर छठा, स्वच्छता प्रबंधन और प्रसार हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जैसे स्वच्छ शक्ति, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी,
स्वच्छता कार्य योजना इत्यादि। तो इन सब के द्वारा जो स्वच्छता है उसको प्राप्त करने का काम किया गया, या कह लें जल शक्ति अभियान जो जल से संबंधित लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने का काम किया गया। हम सभी पानी की कीमत समझ चुके हैं। जल प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। स्वच्छ जल और संपूर्ण स्वच्छता की सुविधाएं विभिन्न संक्रामक रोगों की घटनाओं को रोक सकती हैं और संबद्ध रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में भी मदद करती हैं। वर्तमान जनमानस के दृष्टिकोण से भारत के ग्रामीण इलाकों में मौजूदा जल और स्वच्छता की सुविधाओं, धारणाओं और प्रथाओं को समझने के लिए हमें क्षेत्रों में जाना चाहिए। हर दिन हम सभी अपनी सांस, पसीना, मूत्र और मलत्याग के माध्यम से पानी खो देते हैं। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आपको पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों का सेवन करके पानी की आपूर्ति को फिर से पूरा करना चाहिए। समशीतोष्ण जलवायु में रहने वाले सभी स्वस्थ वयस्कों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ अवश्य लेने चाहिए। जो समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं उनको सही मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि पुरुषों के लिए लगभग एक दिन में 15.5 कप तरल पदार्थ, यानी कि हम कह लें कि करीब करीब 3.25 लीटर तरल पदार्थ लेना चाहिए। कहाँ पे? समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में। जैसे भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश और कह लें थोड़ा बहुत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में आता है, या हम मोटी मोटा बोल लें समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश, या कभी कभी उपोष्ण जलवायु प्रदेश भी कह दिया जाता है। तो भारत के हिसाब से 3.25 लीटर तरल पदार्थ पुरुष को एक दिन में लेना चाहिए, और महिलाओं के लिए एक दिन में लगभग 11.5 कप, या ये बोलें कि 3.25 लीटर तरल पदार्थ लेना चाहिए। अन्य पेय पदार्थों और भोजन के माध्यम से भी तरल पदार्थ की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। दैनिक तरल पदार्थ का लगभग 20% सेवन आमतौर पर भोजन और बाकी पेय पदार्थों से हो ही जाता है। स्वच्छ जल के उपयोग से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इससे क्या मदद मिलती है? तो पहला, शरीर का तापमान सामान्य रखता है। पानी जो है वो शरीर के जोड़ों में चिकनाई बरकरार रखता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी और अन्य संवेदनशील ऊतकों की रक्षा होती है। पानी पीने से पेशाब, पसीने और मल त्याग के माध्यम से अवांछित पदार्थ बाहर आते हैं। भारतीय संविधान के तहत जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य की जिम्मेदारी है। जल आपूर्ति और स्वच्छता जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के स्टेट लिस्ट में यदि देखा जाए तो राज्य अगर चाहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेदारी दे सकते हैं। वर्तमान में राज्य आमतौर पर अपने राज्य विभागों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग या ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग या राज्य जल बोर्डों के माध्यम से जलापूर्ति की योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं एवं इसे राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों के द्वारा निष्पादित किया जाता है और अक्सर जिला द्वारा संचालन में सहयोग दिया जाता है। राज्य स्तर पर अत्यधिक केंद्रीकृत निर्णय और अनुमोदन जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के प्रबंधन को प्रभावशाली बनाते हैं। मुख्यालय में अधिकांश निर्णय बहुत ही केंद्रीकृत तरीके से लिए जाते हैं। 1993 में भारतीय संविधान और संबंधित राज्य विधानों में संशोधन किया गया था ताकि नगर पालिकाओं को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सहित कुछ जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। चूँकि नगर पालिकाओं को जिम्मेदारियां सौंपना राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए विभिन्न राज्यों ने अलग अलग दृष्टिकोणों का पालन किया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में लगभग 100,000 यानी कि 1 लाख ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियां हैं। ब्लॉक, ज़िलों और गांवों के बीच एक मध्यवर्ती स्तर है। ब्लॉक जो होता है वो जिला और गांवों के बीच एक मध्यवर्ती स्तर होता है। पंचायती राज संस्थान 2006 तक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के प्रावधान में केवल एक सीमित भूमिका निभाते थे, लेकिन अब ये ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आमतौर पर घरों के दायरे में
या उसके आसपास शौचालय या सामुदायिक शौचालय के रूप में ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लोगों के व्यवहार परिवर्तन में केंद्र सरकार की सूचना, शिक्षा, संचार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का निर्माण 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य केंद्र द्वारा रखा गया है, ताकि हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन हो और निर्धारित और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो सके, ताकि SDG 6.1 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस कार्य के लिए राज्य और यूटीज द्वारा ग्रामीण समुदायों में पेयजल सुरक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना, प्रबंधन, नियमित संचालित करना और इसे बनाए रखने के लिए उपयोगिता दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य रहा है जनमानस में क्षमता निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पानी के महत्व और स्वच्छता पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना। व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ साथ खुले में शौच के व्यवहार से व्यापक स्तर पर मुक्ति मिली है और भारत के ग्रामीण इलाके स्वच्छ हो चुके हैं, जिससे विश्व भर में भारत की स्वच्छता यात्रा मील का पत्थर साबित हुई है। जनमानस के योगदान से ग्रामीण भारत का स्वरूप बदला है और इसे न केवल कायम रखने बल्कि आगे बढ़ाने हेतु सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया है। अब तक सरकार द्वारा भारत की जनता के लिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से निष्पादित किया गया है। इन्हें सार्थक बनाने के लिए निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन इस क्षेत्र में लगातार शामिल रहे हैं। अब तक चर्चा किए गए दृष्टिकोण और व्यवहार से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार की जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए भारत की जनता को एकजुटता के साथ कार्यान्वयन में भागीदारी निभानी चाहिए और विभिन्न संस्थागत, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को सहयोग देना चाहिए। जल और स्वच्छता क्षेत्रों में नीति पर ध्यान रखते हुए कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत तकनीक उपयोगी साबित हुई है। इसके अनुसार पानी और स्वच्छता दायरे में आने वाले विषय पर संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी इत्यादि समय समय पर किए जाते रहें। जिला स्तर पर स्थानीय स्वच्छता चैंपियनों की पहचान करके उनमें स्वच्छता के प्रति इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा रहा है और प्रशासनिक सहयोग और राज्य विशिष्ट स्वच्छता बनाने के लिए राज्य का समर्थन करके प्रमुख संस्थान अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। विशिष्ट स्वच्छता के लिए चयनित जिलों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और एक विशेष राज्य एवं ज़िले के अनुरूप व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थान अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। स्वच्छता के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्र और लिंग आधारित अपराधों तथा मनोसामाजिक तनाव में कमी आई है। अब स्वच्छता से जुड़े लिंग आधारित अपराधों में कमी से खुले में शौच करने जाने वाली महिलाओं और लड़कियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की एक श्रृंखला टूट गई है और स्वच्छता की सुविधाओं ने एक मजबूत रूप ले लिया है। तो ये था इस वाले वीडियो का पूरा एनालिसिस। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपीएससी के प्रिपरेशन से संबंधित जो अच्छे चर्चाएं हो सकती हैं उसका एनालिसिस आपको डिटेल में, पूरी डिटेल में प्राप्त हो सके, ताकि उत्तर लेखन में इसमें जो अच्छे फैक्ट्स या अच्छे विचार मिलें, अच्छी योजनाएं, उनको आप प्रयोग कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।